जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इम्पोर्टेंट क्लास। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है जो हम अब कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है हमें बताना है। तो सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू की अगर हम बात करें तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। इसी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसकी फुल फॉर्म। एएलयू की अगर हम बात करें तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सोडा वाटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया। तो हमें बताना है जो सोडा वाटर होता है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आविष्कार करने वाले थे जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है। देखिए, जो हमारी त्वचा होती है, हमारी स्किन, उसकी सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है उसको? एपिडर्मिस कहा जाता है। और जो हमारी जो बाहरी त्वचा होती है शरीर की, इस पर आपको रक्त वाहिनी नहीं देखने के लिए मिलती, यानी कि जो नसें होती है वो होती है हमारी, जिनमें रस नहीं, जिसमें रक्त बहता है। तो जिनमें रक्त बहता है वो रक्त वाहिनियाँ एपिडर्मिस में नहीं होती हैं, जबकि रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वो डर्मिस में होती हैं। जो एपिडर्मिस के हमारे नीचे वाली स्किन होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं। तो सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिडर्मिस। ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं। तो हमें बताना है इनमें से किसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। तो ये जो लेग्यूमिनस होते हैं, लेग्यूमिनस टाइप के पौधे, इनमें क्या होता है, इनमें इनकी जड़ों में गांठ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंचुए डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो हमें बताना है जो केंचुए हैं वो किस प्रजाति के अंदर आते हैं। तो केंचुए की अगर यहाँ बात की जाए तो ये एनालिडा प्रजाति के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? एनालिडा प्रजाति के अंदर आते हैं। और केंचुओं में क्या होते हैं? जीव खंड होते हैं इनके अंदर, ये खंडों में डिवाइड होते हैं। और इसमें केंचुए में कम 100 से लेके कम से कम 120, मतलब 100 से लेके 120 क्या होते हैं इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें जीव खंड होते हैं केंचुए में। केंचुए की अगर बात की जाए तो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसका मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। किसको? केंचुए को। और केंचुए से संबंधित जो कृषि है उसको क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, जो इंडियन पुलिस सर्विसेज है यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, तो ये किसके अंदर काम करते हैं, इस तो हमें ये बताना है। तो ये जो होते हैं आईपीएस, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। किसके नियंत्रण के प्राधिकारी होते हैं? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। और हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है इस टाइम पर? अमित शाह। भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। यही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यही तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। और भारत में जो इतने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न वगैरह, उनको भी कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। और अभी वर्तमान में अभी घोषणा की जा चुकी है 2024 के लिए जो नॉमिनेट किए गए हैं भारत रत्न देने के लिए, उनका नाम आपको बताना है। क्या नाम है उनका? ठीक है। और चलिए मैं बता देती हूँ उसका, उनका नाम है ठाकुर कर्पूरी। क्या नाम है उनका? ठाकुर कर्पूरी उनका नाम है। इनको क्या दिया जाएगा? 2024 का भारत रत्न दिया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, भारत रत्न एक बार में केवल 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। एक बार में कितने व्यक्तियों को? केवल 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। और भारत रत्न जो दिया जाता है वो कौन देते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का मतलब होता है। तो हमें बताना है ईमेल का मतलब क्या होता है। तो ईमेल आप सभी के फ़ोन में होंगी। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हम ईमेल को कहते हैं। और ईमेल के द्वारा हम कोई भी संदेश, कोई भी
संदेश या फोटोग्राफ वीडियो वगैरह भी आजकल तो हम भेज सकते हैं एक से दूसरे को। उसके लिए हमें दूसरे व्यक्ति का जिसको भेजना है उसका मेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सबसे बड़ा टापू, हमें बताना है इनमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा टापू, टापू का मतलब है द्वीप से है, और सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़े द्वीप का नाम ग्रीनलैंड है। वहीं अगर मेडागास्कर की बात की जाए तो हिंद हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप का नाम मेडागास्कर है, और ये मेडागास्कर हिंद महासागर में है। लेकिन ये है किसका, तो ये अफ्रीका का है। किसका है ये अफ्रीका का एक द्वीप है मेडागास्कर। श्रीलंका की बात करें तो ये अलग देश है, और यहीं के इसी के साथ अगर बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड जो है प्रेजेंट में ये डेनमार्क का इस पे अधिकार है। किसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर, तो डेनमार्क का अधिकार है वर्तमान में ग्रीनलैंड पर, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट डैश का एक अयस्क या खनिज है। तो हमें बताना है बॉक्साइट का एक अयस्क इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है एल्यूमिनियम, ये बॉक्साइट का एक अयस्क है एल्यूमिनियम। ये बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम ये इसका एक अयस्क है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में बताना है किसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो जब हम स्टोरेज में बैटरी को चार्ज करते हैं तो स्टोरेज बैटरी चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा यूज मतलब इसके लिए ये ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है। तो गोबी मरुस्थल जो है, एक तो ये आपने इसमें बता ही रखा है कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है। अब हमें बताना है कि इसका एक भाग इसमें से किस देश में आता है गोबी मरुस्थल का। तो गोबी मरुस्थल का एक भाग पड़ता है मंगोलिया में। कहाँ पड़ता है भाई, मंगोलिया में। मंगोलिया की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल होती है उलान बटोर। क्या होती है, उलान बटेर या उलान बटोर किसकी कैपिटल है, ये होती है मंगोलिया के कैपिटल। वहीं कैनबरा बात करें तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है, और ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, गर्मियों में क्रिसमस डे अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। सऊदी अरेबिया, यहाँ पर बहुत सारे भारतीय जाते हैं काम करने के लिए। और मेडागास्कर की भी हमने बात करी, मेडागास्कर ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर अधिकार अफ्रीका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की अगर बात की जाए तो वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने महाद्वीप हैं, तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं टोटल इस पृथ्वी पर, तो 7 महाद्वीप हैं। और सातों हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारा एशिया महाद्वीप, उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ये मैं आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। फिर उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है हमारा साउथ अमेरिका। फिर हमारा आता है अटलांटिक अंटार्कटिका, सॉरी कौन सा आता है, अंटार्कटिका। फिर अंटार्कटिका के बाद आता है हमारा यूरोप, और यूरोप के बाद हमारा आता है लास्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एशिया। और दूसरे नंबर पर अगर पूछे आपसे कि सबसे बड़ा कौन है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भी यही है, और साथ ही साथ जनसंख्या के आधार पर भी कौन है आपका, अफ्रीका, ये दूसरे नंबर पे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरा के किले में कैद करके रखा था। तो औरंगजेब के पिता हमें बताने हैं कौन है। तो औरंगजेब के पिता का नाम है शाहजहां। कौन था भाई, शाहजहां था इनके पिता का नाम औरंगजेब के। और औरंगजेब ने अपने ही पिता को क्या रखा था, अपने ही पिता को आगरा के किले में कैद रखा था। और जिस जगह पर रखा था उसको कहा जाता था, उस जगह का नाम था मुसम्मन वर्ज। क्या था उसका नाम, मुसम्मन वर्ज। तो इस मुसम्मन वर्ज में क्या रखा था, इन्होंने अपने पिता को कैद करके रखा था। और इनके पिता जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई, ये वहीं से ही उस बंद कमरे से ही क्या देखते रहते थे, ताजमहल की तरफ देखते रहते थे।
और फिर इनकी क्या हो जाती है, एक दिन वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर इनको जहाँ इन्होंने अपनी पत्नी का दफनाया था उनका ताजमहल के पास ही, फिर मतलब ताजमहल के अंदर ही जहाँ इनकी पत्नी है उसके पास ही फिर इनको भी दफना दिया गया था। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था। तो वांडीवास के युद्ध में बताना है इंग्लिश सेना ने किसको हराया था। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों के बीच और दूसरा फ्रांसीसियों के बीच। इस युद्ध में फ्रांसीसी क्या हो गए थे, हार गए थे वांडीवास के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुलित्जर प्राइज आपसे बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और पुलित्जर प्राइज दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो होती है ओम। ये ओम का साइन होता है और ये किसकी इकाई है, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम है J.L. बेयर्ड। कौन थे, J.L. बेयर्ड थे। इन्होंने ही टेलीविज़न की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते जिसे LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। तो हमें बताना है, इस तरह से जब सीमा समझौते होते हैं, अदला बदली होती है, तो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं उसके लिए संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाता है। तो वो है हमारी पहली अनुसूची। किसमें किया जाता है, पहली अनुसूची। देखिए पहली अनुसूची में ही क्या किया जाएगा, इसमें चेंज किया जाता है जब भी किसी संविधान में इस तरह का सीमा को लेकर संशोधन किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें अनुसूची, तो यहाँ पर ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच जो भूमि समझौता हुआ था ये 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में हुआ था। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश से यानी कि इन दोनों देशों ने मिलकर अपने जो सीमा विवाद थे उनको सुलझाया था। ये कब की बात है, 2015 की बात है। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो संविधान की पहली अनुसूची में क्या किया जाता है, फेरबदल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे भाषा में लिखा गया है। तो ये जो रामचरितमानस है ये लिखी गई थी तुलसीदास के द्वारा। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास है। तुलसीदास ने इसको लिखा था और तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है और किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमें किसका यूज़ करना होगा, अगर हमें कोई विवर्धित प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए हम कौन सी इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे। तो उनमें से हम जो चीज़ यूज़ करेंगे इन सभी में, तो हम करेंगे अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिंब को विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो जो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है वो हमें बताना है, कोयला, पेट्रोल, ईंधन या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसका यहाँ पर सही जवाब होगा डी यानी कि ईंधन। ईंधन जो है ये ऊर्जा का कोई वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरने वाली नदी का नाम हमें बताना है कौन सी है। तो जो तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरती है उस नदी का नाम है कावेरी। कौन सी नदी है, कावेरी। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको बताइए,
कावेरी को। तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ये कर्नाटक से निकलती है और कहाँ जाती है, तमिलनाडु में भी। तो दोनों ही राज्यों से होकर गुजरती है कावेरी रिवर। पेरियार रिवर की बात करें तो ये केरल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो इमरजेंसी हार्मोन या फिर जो हमारे शरीर का, इसे आपातकालीन हार्मोन कह लीजिए या फिर इसे कह सकते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन जो होता है हमारे शरीर का, ये यही हमारे गुस्से, हमारे डर, इन सब के लिए जिम्मेदार होता है और ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है, जो हमारी पीनियल ग्रंथि होती है वहाँ से। तो ये जो है हमारा इंसुलिन, सॉरी, ये है हमारा एंड्रिलीन हार्मोन। कौन सा होता है? ये जो एंड्रिलीन हार्मोन है, इसी को कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, हमें इसमें ये बताना है। तो हर्ट्ज है, डेसिबल है या मेक है। तो देखिए ये सभी आपने सुनी होंगी, जब हमें किसी तरंग को मापने की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्हीं का यूज़ किया जाता है, या तो हर्ट्ज का यूज़ करते हैं, डेसिबल का यूज़ करते हैं या फिर मैक का यूज़ करते हैं। लेकिन कैंडेला को मापने के लिए मतलब जो कैंडिला है, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है और इससे हम ध्वनि तरंगों को नहीं मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो सबसे ऊपरी परत हमें बतानी है कौन सी है। चलिए मैं आपको एक बार सारी परत बता देती हूँ कैसे कैसे होती है। तो सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की क्षोभ मंडल। कौन सी होती है सबसे निचली? क्षोभ मंडल सबसे निचली होती है। क्षोभ मंडल के बाद आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आता है हमारा मध्य मंडल। कौन सा आता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है हमारा आयन मंडल और आयन मंडल के बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा बहिर्मंडल। तो अब बताइए सबसे बाहर वाली कौन सी हुई इसमें? तो बहिर्मंडल ही क्या होता है? सबसे ऊपरी परत होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके लिए? एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय में बताना क्या मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमें बताना है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी को हुई थी, 1995 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1 जनवरी 1995 1995 को हुई थी इसकी स्थापना। पहले WTO का नाम गेट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में हम इसको WTO के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर, और हमसे पूछा है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और इसी के साथ WHO की अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की, और इसलिए हम 7 अप्रैल को WHO डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर? चलिए, यहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है वियना। और यहाँ पर ये जो न्यूयॉर्क है, इसे बिग एप्पल के नाम से भी जाता है और बड़ी नाम से जाना जाता है, और साथ ही इसे बड़ी इमारतों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद का अगर किसी को सदस्य बनना है तो उसकी आयु उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें एज चाहिए 30 वर्ष। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी हमें कितनी चाहिए होगी? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष क्या होगा यहाँ पर? एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, ये किसने लिखा था? तो ये जो आमार सोनार बांग्ला है, ये 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। और ये स्वदेशी आंदोलन क्यों चल रहा था? तो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था विरोध में बंगाल विभाजन। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इसीलिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर लिखा था आमार सोनार बांग्ला, जो कि बाद में चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनता है। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो लाख का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है भारत के अंदर, वो होता है झारखंड में। कहाँ पे होता है? झारखंड में सबसे अधिक लाख का उत्पादन होता है। अभी अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सूरत में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय खोला गया है। ये खिताब अब तक पेंटागन अमेरिका के पास था। अमेरिका के अंदर जो पेंटागन कार्यालय है, वो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में सूरत का जो कार्यालय है वो सबसे बड़ा होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो ये पश्चिम बंगाल आपसे पूछा जाता है पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो कोलकाता है। और कोलकाता ये कौन सी नदी के किनारे है, ये आपसे पूछा जाता है। तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी? हुगली नदी के किनारे। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है? आपको कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन, ये बच्चों को बचाया गया था, एक फैक्ट्री से निकाला गया था, और ये आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। तो कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में, कब चलाया था ये? 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। और इनके इस बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। और इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2014 में। क्वेश्चन कई बार ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, किस लिए? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ पर होता है? तो भारत में जो लिग्नाइट का खनन है वो कोरबा में होता है। कहाँ पे होता है? कोरबा के अंदर लिग्नाइट का खनन होता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस, जिसे हम पीलिया भी कह देते हैं, तो ये हेपेटाइटिस हमारे लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। और लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? तो लीवर को कहा जाता है जिगर, जिसे आप यकृत भी कह देते हैं। तो इसको प्रभावित करता है। और जितने भी प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ये सभी हमारे यकृत को ही प्रभावित करते हैं, हमारे लीवर को, हमारे जिगर को प्रभावित करते हैं ये हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, इंसान पूरा पीला पड़ जाता है, आँखें, और इसमें जो टॉयलेट होता है वो भी, आपका यूरिन भी कैसा आता है? वो भी येलो कलर का ही आता है। नेक्स्ट है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस ये एक संघ है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाना है हमें। तो हमें बताना है कौन सा उद्योग कौन से प्रदेश में होता है। चलिए, तो आंवला अगर हम बात करें, तो आंवला क्या है? तो आंवला एक उर्वरक उद्योग है। कैसा उद्योग है आंवला? आंवला एक उर्वरक उद्योग है। वहीं मोदीनगर की अगर हम बात करें, तो ये मोदीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आपको पता ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मोदीनगर की बात की जाए, तो ये रबड़ के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? रबड़ के लिए। बाराबंकी की अगर बात करें, तो बाराबंकी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये पॉली फाइबर के लिए। किसके लिए? पॉली फाइबर के लिए जाना जाता है यहाँ पर हमारा ये। और कानपुर की अगर बात करें, तो कानपुर विस्फोटक पदार्थ के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आपसे पूछे कानपुर के बारे में, तो कानपुर तो सबसे ज़्यादा फेमस है चमड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए जब बात की जाएगी, तो नाम किसका आएगा? कानपुर के। तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए तो जाना जाता है सबसे ज़्यादा, और उसी के साथ साथ कानपुर विस्फोटक पदार्थ के लिए भी जाना जाता है। तो आंवला उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, और मोदीनगर रबर उद्योग के लिए, और बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए, और कानपुर विस्फोटक और चमड़ा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, क्या उत्पादित करते हैं हमें बताना है। तो दादरी में भी है, चुनार में भी है, चुर्क में भी है, और डल्ला में भी। इन सभी जगह कारखाने हैं, किसके हैं हमें ये बताना है। सीमेंट के हैं, कागज़ के हैं, चीनी के हैं, या फिर उर्वरक के हैं। तो ये इन सभी में है, सीमेंट के कारखाने आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विकास की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी 1960 में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। और उत्तर प्रदेश के नाम से गठन कब किया गया था? 24 जनवरी को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
2 लिस्ट दी गई हैं, सूची 1 और सेकंड। अब हमें इन्हें मिलाना है, कौन-कौन सी कहाँ-कहाँ। तो एक तरफ दी गई हैं हमें पारंपरिक कला और शिल्प दी गई हैं, दूसरी तरफ इनका संबंध हमें बताना है कहाँ से। चलिए, तो मिट्टी के बर्तन बताना है सबसे पहले। तो हमें मिट्टी के बर्तन जो है वो कहाँ से रिलेटेड है। तो मिट्टी के बर्तन हमारे खुरजा से रिलेटेड है। कहाँ से है भाई? खुरजा। खुरजा में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए काष्ठ नक्काशी, तो काष्ठ नक्काशी जो की जाती है ये बरेली में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? बरेली में की जाती है काष्ठ नक्काशी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए काष्ठ पादुका, पादुका मतलब होता है जो खड़ाऊ, जिस तरह से आपने देखा होगा ऋषि मुनि पहनते थे, वो खड़ाऊ टाइप में पहनते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है जी काष्ठ पादुका या खड़ाऊ जो है ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको पीलीभीत में ही देखने के लिए मिलेंगे। और जरी का काम कहाँ से संबंधित है? जरी कला ये सहारनपुर से। और सहारनपुर याद रखिएगा ये संतरे के लिए फेमस है। किसके लिए? संतरा। तो संतरा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? सहारनपुर के अंदर मिलता है। ठीक है। मिट्टी के बर्तन खुरजा, काष्ठ नक्काशी बरेली, काष्ठ पदाऊ या पादुका या खड़ाऊ पीलीभीत और जरी सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का जो उद्योग केंद्रित है वो है हमारे मेरठ के अंदर। कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? मेरठ में देखने के लिए मिलेगा। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है। और मेरठ फेमस है कैंची के लिए। सबसे ज़्यादा फेमस क्या है मेरठ की? कैंची बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद को जाता है। किसको जाना जाता है? फिरोजाबाद को जाना जाता है। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, तो हमें बताना है अनुसूचित बैंक कौन से बैंक होते हैं। तो अनुसूचित बैंक वो बैंक होते हैं जो 1934 में जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो रूल रेगुलेशंस थे उनमें जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी लिस्ट है, दूसरी अनुसूची है सॉरी, तो दूसरी अनुसूची में जो शामिल होता है बैंक उसे ही कहा जाता है अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक राष्ट्रीयकृत हो राष्ट्रीयकृत न हो, इस तरह का कोई आंसर नहीं होगा। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक होता है उसी को हम कहते हैं अनुसूचित बैंक। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1934 का जब आरबीआई एक्ट आया था उसके आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 को क्या की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई के प्रेजेंट में अगर हम बात करें अध्यक्ष की तो शक्तिकांत दास है। कौन है भाई? शक्तिकांत दास क्या है प्रेजेंट में? इसके अध्यक्ष हैं। किसके? आरबीआई के। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और आरबीआई के अंदर ही सभी बैंकों के खाते खोले जाते हैं, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को।